हिंदी की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी सफ़र के बीच। तो शुरू करें कहानी। गांव जाने से पहले उसने कई बार सोचा कि वो दद्दा के पास गांव जाए कि नहीं। फिर भी कोई अज्ञात चुंबक पूरे जोर से उसे गांव की ओर खींचने लगी। पांव अपने आप ही चलते चले गए। ये तो वह भी जानता था कि उसकी मांग को लेकर दद्दा निश्चित ही चिंतित हो उठेंगे। कुछ कर पाएंगे इस पर उसे कतई भरोसा नहीं था। ठीक ही सोच रहा था वो। दद्दा ने उसके समक्ष अपनी बेबसी की चौड़ी चादर पहले ही पसार दी। फिर उसे लांग पाना और अपने पिता की आर्थिक स्थिति को अपनी जरूरत के बोझ से दाब कर ललकारना उसके बस का न था। वो चुप रह गया। शब्द होंठों के भीतर भिजे अंतर में तूफान उठाते रहे। घर की स्थिति और आय के अतिरिक्त साधन क्या उसे छिपे थे? रोटी किस तरह जुटा पाते थे दद्दा? साल भर हाड़ गोड़ तोड़कर ठंडी गर्मी बरसात की मार झेलकर 6 प्राणियों के पेट में बस रोटी डालने भर का कठिनतम प्रयास करते रहते थे। माँ के देहांत के बाद और टूट गए दद्दा। अंतस चुक गया था। वे तो अम्मा ही थीं जो आर्थिक विपन्नता से दबी गृहस्थी को अपने हस्तकला कौशल के सहारे जबरन खींचने का प्रयास कर रही थीं। अम्मा ने उसे ऐसी दमघोंटू स्थिति में फंसा कभी नहीं रहने दिया। नई कक्षा के दाखिले के समय अक्सर ऐसा कठिन अवसर आ पड़ता। फीस और किताबों की दोहरी मार एक पल को अम्मा को भी लाचार कर देती। वे आमदनी के हर कोने को टटोलती। फिर विवश हुई वे अपने आखिरी अस्त्र को लेकर उठ खड़ी होती। सब सो चुके थे उस दिन। आधी रात बीत गई थी। तब अम्मा चुपके से उठी। चौका के कच्चे ओटे के नीचे खुरपी से काफी देर तक खोदती रहीं। शायद गहरा गड्ढा किया हो। अंत में गड्ढे में से कुछ निकाल कर अपनी धोती के छोर में बांध लिया। साफ नहीं दिखा गिरिराज को। कुप्पी की पीली रोशनी हवा के कारण थरथरा रही थी। अम्मा ने समझा था गिरिराज सो गया है भरपूर निद्रा में, लेकिन चिंताकुल आंखों में नींद की नन्ही सी झपकी भी तो नहीं आ सकी। बस आंखें मूंदे पड़ा रहा। अम्मा लोटा में पानी लाकर खुदी जगह को लीप कर एकसार कर रही थी। ले इसे बेचकर चला लेना काम। तू घबराना मत गिरिराज, अम्मा ने सुबह सवेरे ही उसे बुलाकर कान में धीरे से कहा था। कहाँ से लाई अम्मा? मटमैले चांदी के सिक्के को देखकर गिरिराज की उत्कंठा बढ़ गई। तुझे क्या, तू निस्फिकर होकर पढ़ाई कर। फिर तो इसी तरह बेचा बाची का सिलसिला चल उठा। अम्मा की नन्ही पतली चीजें बेचते उसमें गहरा अपराध बोध जाग उठता था। पर तभी खूब पढ़ना तू, अपने बूढ़े बाप के संग कंधा लगाने को जल्दी जल्दी खड़ा हो जा बेटा। अम्मा के आशान्वित बोल उसे थपथपा जाते। माँ का ध्यान आते ही गिरिराज की छाती में कुछ घुमड़ने लगा। हूक मिले धुएं सा। आंखें बरबसी छलक आईं। वो रोना कतई नहीं चाहता था, लेकिन असहाय स्थिति से उपजे खिसियाहटपन पर वो अंकुश नहीं रख पाया। उमड़ आए रुदन को रोकने में विवश वो दिन भर चौपाल में बिछी खाट पर पड़ा आंसू बहाता रहा। धूप छप्पर से नीचे उतर गई। चबूतरे पर उगी नन्ही नीवरी की छाया लंबी होकर ओसारे तक आ गई थी। सांझ उतरने का आभास उछला। मन मारकर वो उठ खड़ा हुआ। पलकों में भारीपन था। आंखों की कोरें बुरी तरह जल उठी। देखा कि बिरजू उसका छोटा भाई न जाने कब से उसकी खाट के पास खड़ा कातर भाव से उसे निहार रहा है। अंदर फिर कुछ टीसने लगा। गिरिराज चबूतरे पर रखी पानी की बाल्टी के पास चुपचाप बढ़ गया। पानी की छींटें मारकर देर तक तौलिया में मुंह छिपाए पहुंचता रहा। उन जलते सुलगते क्षणों में हेमंती कितनी याद आई थी। सूने उजाड़ तप्त मन पर आत्मीयता में रची शीतल बयार सी। गिरिराज का मन वापस शहर जाने का हो गया। अपने मन की बात वो दद्दा से कह नहीं सका तो उद्विग्न मन में तुरंत लौटने का इरादा कर बैठा। बिरजू से बोलकर साइकिल उठा ही रहा था कि दद्दा लाल अंगोछे से सिर और मुंह पोंछते हुए उसके पास चले आए। बिना बोले ही उसकी बाँह पकड़कर चौपाल में लौटा लाए। जबरन खाट पर बिठा दिया। मुंह पोंछने के बहाने वे अपनी गीली आंखें देर तक अंगोछे से सुखाते रहे। आंसुओं के वेग को अंगोछे ने सोख लिया तो भर्राए गले से बोले, तू नाराज होकर जा रहा है गिरिराज? बिरजू कह रहा था कि तू कुछ रुपए। इस रघुराज के लक्षण तो तू खूब जानता है बेटा, कभी टेक नहीं लगने दिया। अब इसकी भी गृहस्थी मेरे ही सिर है, पूरा खर्च मैं ही ढो रहा हूँ। वो चुपचाप बैठा रहा, क्या बोलता। दद्दा का कल्पना देखता रहा। जर्जर आर्थिक स्थिति में दद्दा की बेबसी का विश्लेषण करता रहा। अपनी और रघु भैया की गृहस्थी का मिला जुला असहनीय बोझ। क्या करें दद्दा?
रघु भैया की गैर जिम्मेदारियां कोई नई नहीं थीं। दद्दा के समक्ष तो ये स्थिति अब उभर आई थी। इससे पहले तो उनके दिए नित नए दंशों को अम्मा ही आंचल की ओट किए झेलती रहती थी। कितने प्रयत्न किए अम्मा ने रघु भैया के मन से अपना कलेजा मिला देने की पुरजोर कोशिश, पर भैया हर बार ही उनकी प्रतीति को ठग लेते। उनके भरोसे को तोड़कर उन्हें निस्सहाय सी शून्य में खड़ी छोड़ देते। वे दिन रात दूसरों के कपड़े सीतीं और उससे जो कुछ जोड़ पातीं उसे न जाने कौन सी निपुणता से भैया निमिष भर में पार कर देते। क्या कहती वे दद्दा से? बिरथा अकाट्य दुख में दद्दा को धकेलने की अम्मा सोच ही नहीं पाती थी, और दद्दा कर भी क्या लेते अपने मुंहजोर पुत्र का। अम्मा जब बहुत घबरा उठती तो कई बार रात को उसके सिरहाने आ बैठती और देर तक सिर सहलाती रहती। उस सहित 4 भाई बहन थे मिलाकर, पिता की जर्जर वृद्धावस्था पर असह्य बोझ से लदे हुए। फिर भी अम्मा के रहते दद्दा की हिम्मत बंधी हुई थी। जब बीच मझधार में अम्मा की काया ने साथ छोड़ दिया तो दद्दा पागल से उठे। ऐसा कभी सोचा था उन्होंने? स्वयं वृद्ध थे, अपनी मृत्यु को समीप आते देखा था। अम्मा के बारे में तो गिरिराज तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, तभी तक अम्मा कुछ भी नहीं देख सकी। दद्दा से लड़कर मायके गई थी, सो अपने गहने गुड़िया भी साथ ले गईं। मेरे पीछे कौन वापस करता फिरे। पैसे का लोभ रिश्ते नातों पर अमर बेल सा छा गया। तभी से रिश्तेदारी भी खत्म हो गई नाना से। बिना गृहिणी के घर उजाड़ हो गया। किलकते घरौंदे में बियाबानी भाएं भाएं करता संतरास पसर गया। चूल्हा तवा थाली आटा सब आपस में अपरिचित हो उठे, जैसे इस घर के चूल्हे बरोसी से कभी धुआं उठा ही ना हो, साग तरकारी की छौका भूजी हुई ना हो। सरोज और बिरजू अबोध छोटे भाई बहन तरस गए रोटी को। हार कर दद्दा ने चूल्हा सुलगाया था। कच्ची पक्की अंगा बाटी सी रोटी सीखी। किसी तरह चारों बच्चों के पेटों की कुलबुलाती आंतें थिर हुई थी कुछ देर को। रोज का ये सिलसिला दद्दा नहीं चला सके। खेत हार का काम और घर गृहस्थी की देखरेख अकेले उनके दम नहीं थी। हार कर रघु भैया के ब्याह के विषय में सोचना पड़ा। बिखरे घरौंदे के तिनके समेटने बटोरने के लायक में दद्दा को नकारा और बेकारीग्रस्त रघु भैया का ब्याह करना पड़ा। पुत्र वधू को देखकर दद्दा के मन पर पसरा अम्मा की मृत्यु का वृहत दुख घड़ी भर को सिमट आया। आस बंधने लगी कि शायद नई ब्याहता सास के छोड़े अधूरे काम को समेट ले, टूटी बिखरी गृहस्थी को बांध ले। पर बहू ने उस जिम्मेदारी पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। उसके मन में सतरंगी सपने थे, पति साहचर्य की उद्दाम कामना थी, दाम्पत्य के राग रंग थे। फिर कैसे रमती वो झंझट भरी गृहस्थी में। रघु भैया को भी उसने असल स्थिति से अवगत करा दिया। जो भाभी ने सिखाया उसे भैया ने पूरी तरह पढ़गुन लिया। फलस्वरूप छोटे भाई बहन उन्हें भारी वजन लगने लगे। आंखों में किरकिराते तिनके से किरकिराने लगे, मखमली धरती पर पाँवों में गड़ते शूल से। बिरजू और सरोज के लिए घर का आंगन अब सूना नहीं बेगाना था। अपनापन बिला गया न जाने कहाँ। दोनों दुरियाए से धूल भरी गली में डोलते रहते, बाहर ही बाहर सारा दिन। भूख लगने पर भी डरा सहमा बिरजू भाभी से खाना न मांग पाता। सरोज बर्तन झाड़ू करते करते डरती। आस पड़ोस से उपजी सहानुभूति भाभी की रौद्रता को अधिक प्रचंड कर देती। गिरिराज जब जब घर गया अतिरिक्त बेगानापन लेकर ही लौटा। वही क्या, घर का हर प्राणी अकेला था, अपने आप में सिमटा हुआ, अव्यक्त वेदना से मर्माहत। वो लौटने लगा तो दद्दा ने भाभी को खबर भेज दी कि बहू गिरिराज के लिए खाने को 4 रोटी सेक दे। बहुत देर इंतजार किया, घर से कुछ ना आया। बिरजू रीता ही लौट आया। तब दद्दा ने गुड़ और चने मंगाकर फटे कपड़े के खूंटे में बांध दिए। गिरिराज का मुख अवसाद की घनी छाया ने ढक लिया। दद्दा बिल्कुल अम्मा की तरह, जैसे वे उसकी साइकिल पर गेहूं की पोटली के साथ कई गांठें बांध कर लटका देती थीं, जिनमें उसके खाने पीने की हर सुविधा का हिसाब रहता। तरह तरह की हिदायतें देती चलती। पक्की सड़क आने पर वो अम्मा को मुश्किल से लौटा पाता। दद्दा को उसी स्थिति में छोड़कर वो शहर लौट गया। जानता था कि जब तक वो रहेगा पिता की चिंता का कारण ही बना रहेगा। कहने को तो शाम हो चली थी, पर धूप दोपहर की चिलचिलाहट से चटक रही थी। वो पिघलते कोलतार की नरम सड़क पर साइकिल घसीटता रहा। संध्या समय भी लू के थपेड़े गालों को चीर रहे थे। कमरे तक पहुंचते पहुंचते कमीज निचोड़ देने की अवस्था तक गीली हो गई। 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर वो हाँफ उठा था। जांघें भर आईं, लथड़ाता शरीर बेदम शक्तिहीन हो आया। फिर भी हेमंती के घर जाने की ठान ली। पसीने में तर कमीज धोकर सुखा ही रहा था कि मकान मालिक का बेटा ट्यूशन पढ़ने आ गया।
इस बच्चे की पढ़ाई के एवज ही उसे कमरा मिला था। उसके फूफा के पड़ोस में बने इस मकान के स्वामी बड़े दयालु निकले। वरन फूफा ने तो कह दिया था, जिस कोठरी में तुम रह रहे हो लाला, वो 100 रुपये महीने की है, खाना पीना अलग। वो तेरी बुआ पर जोर नहीं चलता मेरा, नहीं तो। तिलमिला गया था गिरिराज। कोठरी से बाहर हो जाने की कल्पना मात्र से भयातुर हो उठा। पढ़ाई कैसे चल पाएगी, क्या होगा फिर। उन्हीं घड़ियों में इस मकान मालिक के पास भागा था और तब उसने सोचा भी नहीं था ये अप्रत्याशित उत्तर, वो भी पराए विसंबंधी मनुष्य से। बच्चे को पढ़ा दिया करना गिरिराज, बस आराम से रह बेटा इस कमरे में। हेमंती के बंगले का मुख्य द्वार रोज की तरह खुला नहीं मिला। कॉलबेल बजाकर उससे देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। आश्चर्य तो उसे तभी हुआ जब द्वार हेमंती की बुआ ने खोला। अरे मास्टर जी, कैसे आए? प्रश्न पर वो मुंह खुले रह गया। पहाड़ घूमने गई है हेमंती, भैया जबरदस्ती ले गए हैं। मरी जाती कहाँ थी, कहकर वे नौकर से मिठाई और पानी मंगाने लगी, मुंह छुटाने का अनुरोध करने लगी। वो लौट आया उदास, क्लांत, मन में कहीं कुछ दरक गया, कांच की किरच सा। चुपचाप देर तक कमरे में तखत पर पड़ा रहा। हेमंती बिना बताए चली गई। कल तक तो कुछ नहीं, वो तो कुछ छिपाती नहीं थी, स्वयं ही एक एक ब्यौरा। गिरिराज ने कभी कुछ व्यक्तिगत उससे पूछा क्या? कभी तो नहीं। और न अपनी अंतर्व्यथा को उजागर किया उससे। वो तो न जाने कैसी दूरबीन दृष्टि रखती थी कि बिना बताए ही। पता नहीं क्यों छिपाते हैं आप हमसे, बेकार व्यर्थ, हम तो सब जान जाते हैं सर। ऐसी बातें सुनकर वो अचकचा जाता। यत्न पूर्वक सीधा सपाट चेहरा किताबों में गाड़े रहता। ये नहीं करता तो क्या करता। हेमंती के बढ़ते सम्मोहक साहचर्य से उसे भारी डर लगने लगा था, कहीं कोई दूसरा अर्थ ले जाए, कोई अनहोनी। फिर ट्यूशन, इसी आशंका से आक्रांत वो आर्थिक भय से दहलता रहा। वो तो हेमंती ही थी कि उसके नितांत शुष्क भावों में भी आर्द्रता खोज लेती। मगरमच्छ के जबड़े सा मुंह बाय उसकी परेशानियों को भाप भाप कर यथासंभव सहायता को प्रस्तुत रहती। सबसे बुरा उसे यही लगता था। उसने कहना चाहा था कि उसकी आर्थिक विपन्नता इस तरह उघड़ कर हेमंती के समक्ष पसर जाए, पर वक्त बेवक्त जब कभी ट्यूशन के पैसे एडवांस मांगने पड़ते तब क्या दबा ढका रह सकता था। हेमंती को अपने कमरे पर पाकर गिरिराज कैसा चौंका था, अचकचा गया। समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। देर तक खड़ा ही रहा, बैठने को भी नहीं कह पाया। एक तो अस्त व्यस्त कमरे का उजड़ापन, दूसरे हेमंती का उदास गमगीन चेहरा। बड़ी मुश्किल से तखत पर बैठ जाने का संकेत कर पाया। वो नीचे को देखती रही, आंखें सूजी थीं, शायद बहुत रो चुकी थी। देर तक वो उद्विग्न हुआ देखता रहा। क्या हुआ, जाने कैसे कैसे ये शब्द उसके मुख से निकले। टप टप, फिर आंसुओं का सिलसिला। बोलो तो, फिर कैसे आई, क्यों? पिताजी का तबादला, वो हिचकियों के बीच बड़ी मुश्किल से बोल पाई। इसमें रोने की क्या बात है? कह तो दिया, पर गिरिराज का कलेजा कटता चला गया। धारदार चाकू की अनीसा तबादला शब्द हृदय में घुपा ही रह गया। बिछड़ जाने की बेबसी रक्त धाराएं बनकर फूटती नहीं, बिखरती नहीं, अंदर ही अंदर। मैंने पहले भी कहा था, शादी नहीं कर सकूंगी किसी और से, जैसा पिताजी। वो अचानक चेहरा ऊपर उठाकर उद्वेलित आलोड़ना में बह निकली। बोझ गले में अटके ही रह गए, कुछ ना कह सका। करुण निशब्दता के बीच बैठे रहे दोनों। बीच बीच में आंखें उठाकर देख भर लेते बस। आंखों ने क्या कहा, क्या सुना, सब समझ में आ रहा था। वो उसे घर तक छोड़ आया। हेमंती चली गई। शहर सूना वीरान हो गया। अपने कहने के लिए तो थे कुछ लोग, पर अपना समझने के लिए? पत्रों का सिलसिला चला था, मगर एक तरफा। वह तो पत्र लिख लिख कर फाड़ता ही रहा। लेटर बॉक्स तक जाता, डालते में हाथ कांप उठते, पुनः वापस खींच लेती। हेमंती के पिता देख लेंगे। अम्मा की बातें कान में गूंजती रही। बड़ा अफसर। हेमंती के आंसू पढ़ लिख कर उसके योग्य, उसको अपनाने के काबिल। समग्र संसार किताबों के पन्नों में सिमट आया। दिन ट्यूशन और रातें अध्ययन के लिए समर्पित कर दी। जान निचोड़कर पुस्तकों के पन्नों में धर दी। स्वास्थ्य खराब रहने लगा। बीमार, महीनों का रुग्ण सा। कई बार मन हुआ गांव लौट जाए, पर वहां भी क्या। लगन का धनी गिरिराज प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता में बैठा तो उसकी मेहनत फलीभूत हो गई। साक्षात्कार से निर्विघ्न निकल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सफलता उसकी झोली में यूं अचानक आ गिरी। कई दिन तक आश्चर्यमयी स्थिति में डूबा हेमंती की गली के चक्कर लगाता रहा। बंगले तक जाकर लौटता रहा। वहां कौन था? अनचीने चेहरे, अपरिचित लोग। मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान उसे हेमंती याद आई, बहुत बहुत। पहला पत्र उसने हेमंती के नाम ही लिखा था।
उत्तर की प्रतीक्षा किस आतुरता से की थी। आंखों की पुतलियां पोस्टमैन के आगमन पथ पर टिकी रहती, हाथ किसी लिफाफे के स्पर्श को तरसते और मन बेचैन पंछी सा पंख फड़फड़ाता रहता दिन रात। पत्र कहाँ आया। दिन हफ्ते महीने गुजरते गए, पर कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। प्रतीक्षा नैराश्य में बदलने लगी और धीरे धीरे आशाओं की डोर रेशा रेशा कटने लगी। अब कहाँ थे दरिद्रता और अभावों के मारे गिरिराज। अब वे ग्रामीण युवक नहीं थे जो सहारा आसरा तलाशते उस छोटे से शहर की गलियों में भटका करते थे। अब तो आईएएस अफसर गिरिराज सिंह थे, जिनके साथ घर तो क्या सारा जमाना चलने को आतुर हो उठा। नियुक्त होते ही कायाकल्प होने लगा। कुछ दिन बाद ही अब जिलाधीश के पद पर नियुक्त हुए तो भव्य आवास के साथ मोटर गाड़ी की सुविधा और साथ में मिली नौकर चाकरों की फौज। दद्दा ने बिरजू और सरोज को तुरंत उसके संरक्षण में भेज दिया था। दद्दा ने बिरजू और सरोज को तुरंत उसके संरक्षण में भेज दिया था। भाभी की प्रताड़ना से बचाने का एकमात्र स्थान गिरिराज का घर बड़ी मुश्किल से जुट पाया था। वे तुष्ट थे। भृत्य सेवकों द्वारा संचालित घर में असुविधा तो थी ही नहीं। कुछ दिन बाद ही रघु भैया पिताजी को उनके पास छोड़ गए। उनकी अफसरी से मिली हर सुविधा पर उनके जनक का पूरा हक था, ये वे भी जानते थे। फिर रघु भैया भी कब तक। पिता को अपने पास उन्हें रखना चाहिए, उन्हें इतने आराम, और पिता गांव के टूटे पुराने घर में। गांव वालों ने एकमत होकर कहा। गिरिराज व्यस्त हो गए। इधर कुंवारी कन्याओं के पिता टिड्डी दल से मटराने लगे। मोटी दहेजी रकम के अनुसार कोई छोटी टिड्डी कोई बड़ी। उनके आसपास का माहौल ऐसे लोगों से भर उठा। दद्दा की आंखें चौधियाने लगीं। वे हर प्रस्ताव पर तरल होते, गिरिराज को शादी के लिए उकसाते। कई रिश्ते रघु भैया लेकर आए थे, मगर गिरिराज चांदी के चक्रव्यूह को दूर से ही देखते रहे। एक एक करके परिवार के सदस्य कुपित होते चले गए। इसी बात को लेकर उनके लिए गरूर अहंकार की बातें कही जाने लगीं। भरी थाली में कोई लात मारता है। पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की। तेरे ब्याह में पैसा मिल जाए गिरिराज तो सरोज का ब्याह हौदेदार लड़के से। पिता की बात उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी, पर गिरिराज बिक नहीं सके। वे हेमंती के ऋणी थे, कैसे प्रस्तुत होते सौदे के लिए। कहाँ कहाँ नहीं खोजा हेमंती को, पर उसका सही पता नहीं मिल सका। कितनी बार शहर के पुराने बंगले पर गए, पर हर बार वही निराशा, दोगुनी हताशा लिए लौटे। फिर हेमंती की बुआ से भेंट हो गई हरिद्वार में। जब कुंभ के मेले का प्रबंध उनके ही जिम्मे था, तब बुआ ने ही पहचान लिया था उन्हें और भीड़ चीरती इन तक आ पहुंची थी। गिरिराज हो ना? हाँ बुआ, उन्होंने झटपट छीन लिया। हेमंती आगे कुछ नहीं कह पाए थे कि बुआ ने माथे पर हाथ मारा। बेटा, हेमंती कहाँ? भैया कसाई जबरदस्ती शादी करे दे रहा था उसकी, पर वो अड़ी रही, तेरा नाम जपती रही बेटा, और अपने बाप की गाली गलौज सहती रही। जब ना सह सकी तो प्राण। बुआ फपक उठी। सन्न रह गया गिरिराज। हेमंती की मौत विशैला वाह के शरीर को निस्पंद करता चला गया। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धूल में लौटने लगे। संघर्ष व्यर्थ, बेकार की मेहनत, दिन रात देह जोतने का उपक्रम, सब अर्थहीन। एक अव्यक्त चीख उठी अंदर से, जो पूरे दिगंत पर छा गई। कितने दिन बावले से फिरे थे गिरिराज। हृदय विदारक संघात से संतप्त सोचते रहे, जोगी बैरागी हो जाएं। संसार से मन विरक्त हो उठा। मिले नहीं थे अब तक, लेकिन आशाओं के अनगिनत संबल थे। कभी तो जल्दी से जल्दी, पर इतनी शीघ्रता। हेमंती के पिताजी उसके ब्याह की इतनी जल्दी करेंगे, सोचा नहीं था गिरिराज ने। वे तो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, बहुत अधिक। इकलौती पुत्री बेटे के दर्जे पर थी। फिर अपराध बोध के प्राचीर में बंदी मन और घर के दायरों में सिपटा तन। कैद होकर रह गए गिरिराज, बाहरी दुनिया से कट गए। पर कितने दिन? अनगिनत दायित्वों को अपने कंधों पर वहन करते गिरिराज कितने दिन अज्ञातवास में रह सकते थे? आवश्यक मीटिंग, जरूरी दौरे, उद्घाटन, भाषण, राजनेताओं के स्वागत सत्कार, गिरिराज हार कर बाहर आ गए। प्रेम की खोह में दुबकना भी उनके लिए मैसर नहीं था। एक दिन दद्दा ने विवाह के लिए फिर घिघियाना शुरू कर दिया। मरी माँ का वास्ता दिया, छोटे भाई बहन का मुख दिखाया और अपनी ओर शीघ्रता से झपट्टी मृत्यु की ओर संकेत किया। झरझर हो उठे पिता, अधीर दुखित। एक बार फिर हार गए गिरिराज। पिता को इतने दिनों से समझाते बुझाते आज वे स्वयं ही पराजित हो उठे। आजन्म कौमार्य व्रत लेने की शपथ ने पारिवारिक दायित्वों की दहलीज पर दम तोड़ दिया। पिता का हृदय उनके अंतिम जीवन क्षणों में वो तोड़ नहीं सके। सुमन पत्नी बनकर आ गई, पढ़ी लिखी, सुशील, सभ्य, और क्या चाहिए था।
गरीब की बेटी को ब्याह लाए तो बेशुमार लानत के भाजन भी बने थे। धिक्कारा था सबने। कलेक्टर के लिए दहेज दामों का मूल्य बताकर निरा मूर्ख साबित किया गया था उन्हें। फूफा ने दद्दा से चौड़े चौक लुट जाने की बात कही थी। वे घर परिवार की स्थिति संभालने सहेजने में लगे थे। बहन का ब्याह भी गरिमापूर्ण ढंग से निपटाया। हाँ, घर वालों के मत से उस विवाह में जिलाधीशी शान का कतई अभाव रहा। मारुति कार दी जाती, इससे अच्छा लड़का मिल जाता, ये दद्दा को बार बार समझाया गया, मगर कहाँ से, किस जरिए? गिरिराज अपने मन में इस प्रश्न को मथते रहे। किससे कहते, किसे समझाते? ओहदे के मोह जाल में फंसे संबंधी उनके निकटतम खिसकने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते। रिश्तेदारियों के टूटे तंतु तेजी से मजबूती से जुड़ने लगे। सदा से विमुख रहने वाले भाई की शिराओं में अचानक एक ही जननी के रक्त का आभास ठाठे मारने लगा। भाभी की आंखों में प्यार और ममता उमड़ आई। गांव में बने अपने उसी घर के आंगन में आत्मीयता के अंकुए तेजी से फूटने लगे। गांव गए थे तो जमीन को फूल बिछाकर कोमल कर देने की चेष्टा तक भाभी ने प्रयत्न किए थे। गांव में अलब्ध साग तरकारी पास के कस्बे से मंगाकर तुरंत फुरत तैयार कर दी। अचंभित थे गिरिराज। जन्मभूमि और सीमावर्ती इलाका गिरिराज की जय जयकार करते अघाता न था। उनके बंगले के इर्द गिर्द अपने ग्रामीण टहलते घूमते दिखाई देते। फूफा ने दसियों को भेजा था काम के लिए। गिरिराज को अपना पुत्र घोषित कर दिया था उन्होंने। सुनिए, गांव से भाई साहब आए हैं, सुमन ने गिरिराज के कान में फुसफुसाया। अंदर बिठा दो, इधर मेहमान बैठे हैं। बिठा तो दिया, वे तुम्हें बुला रहे हैं। आता हूँ कहकर गिरिराज उठ ही रहे थे कि रघु भैया ड्राइंग रूम में चले आए। साथ में उनका साला था। वहाँ बैठे लोगों से परिचय हुआ। गिरिराज के सहकर्मी अफसर बड़े भाई से अदब में झुक गए। भैया के मुचड़े धोती कुर्ते और गंदेली वेशभूषा पर बेहद सकुचा गए थे गिरिराज। वे भैया के साले के तन पर सजे उन कपड़ों को भी पहचान गए थे जो उन्होंने भैया के लिए भेजे थे। उस युवक की कलाई में बंधी घड़ी भी कहाँ अनचीनी थी, वही तो थी जो भैया उनके हाथ में से एक दिन अपने लिए उतरवा ले गए थे। अंदर ही अंदर सुलग उठे गिरिराज। पार्टी में हुए परिचय की पंक्तियों के बीच भैया ने 2 जिलाधीशों के नाम स्थान अपने मान पटल पर पत्थर की लकीरों से अंकित कर लिए होंगे। ऐसा कहाँ सोचा था उन्होंने। बाद में पता चला कि रघु भैया दोनों के पास अलग अलग गए थे अपने साले की नौकरी के लिए। उनके पांव पकड़े, गिड़गिड़ाए और बराबर चक्कर मारते रहे। गिरिराज के नाम का लिहाज किया था उनके साथियों ने। भैया की प्रार्थना पर उनके साले की आजीविका का पक्का साधन जुट गया था आसानी से। ये सुनते ही तेज क्रोध का लावा फूटा था जिसने गिरिराज के मस्तिष्क को सनसना कर रख दिया। वे लज्जा से अपने आप में गड़ गए थे। अपने मित्र, अपने सहकर्मियों से आंखें मिलाने का साहस किस तरह, सोचकर रुआंसे हो उठे। तिलमिलाहट में सिमटे हुए वे विस्मित थे, आश्चर्यचकित। पढ़ाई लिखाई में निरा बुद्धू होने के बावजूद स्वार्थ सिद्धि की कला में ऐसा निपुण, इतना पारंगत उनका ज्येष्ठ भ्राता। संध्या समय बंगले पर फूफा पधारे तो फल लगी डाल से झुक गए गिरिराज। शिष्टाचार से नमित गरिमा में व्यक्तित्व फब उठा। खातिर खुशामद की भरपूर कोशिश। निहाल हो उठे फूफा। तेरी बुआ ने भेजा है बेटा, नई कोठी बनवा रही है सो तेरे पास दौड़ा दिया मुझे। ईंटों के दाम आसमान छू रहे हैं ना, सीमेंट तो नमक के बराबर देखने को भी नहीं मिलता। काम बीच में ही रोकना पड़ा। वही बोली मुझसे, गिरिराज के पास चले जाओ, तुरंत प्रबंध करा देगा। अरे इतना बड़ा अफसर किस दिन के लिए बना है। फूफा के आशय ने गिरिराज द्वारा की गई आवभगत को धराशायी कर डाला। आत्मीय जनों के सानिध्य की उमंगें मुरझा कर लस्त पस्त होने लगीं। चुपचाप ऑफिस चले गए। कोई ठोस आश्वासन न पाकर फूफा भी अपने घर लौट गए, काफ़ी अनमने भाव से। पर तीसरे चौथे दिन ही हमने सीमेंट और ईंटों का इंतजाम कर दिया साहब। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हाथ जोड़े उन्हें बंगले के बाहर ही मिल गया। कैसी ईंट, कौन सा सीमेंट? अरे साहब, आपके फूफा जी इन चीज़ों को लेकर इतने परेशान हुए फिर रहे और हम चुपचाप देखते रहें। आपके सेवक हैं साहब, आगे हुक्म करिए। विनीत भाव ठेकेदार के मुख पर फैल गया। गिरिराज के लिए और क्या समझना बाकी रह गया था, पर ऐसी धूर्तता, इतना निकृष्ट भाव। मन कसैला हो उठा। उद्विग्न मन वापस बंगले में लौट गए। ऑफिस जाने का साहस नहीं रह गया था। ऐसे कितने ही लेन देन गिरिराज के नाम पर उनके नाम की पताका हाथ में पकड़े अपने ही सगे संबंधी हजारों के वारे न्यारे कर रहे थे। बदले में गिरिराज किसी भी लाभदाता को नियम काट कर पक्षपात के पलड़े में नहीं बैठा पाए। फिर भी शिकायतों के पुलिंदे चलने लगे, फाइलें जन्म लेने लगीं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग उनकी गर्दन के गिर्द शिकंजा कसने लगे।
दंड स्वरूप तबादला मिला बीहड़ क्षेत्र में। निराट सुनसान जंगली जिले में न बच्चों की शिक्षा का साधन, न अपनी जान की सुरक्षा का भरोसा। जीवन चक्र चलने के लिए था सो चल रहा था। चापलूसी और स्वार्थ में प्रवंचना के घने जंगल उग उठे। उस बियाबान में गिरिराज अकेले थे। उनके नाम के झंडे के नीचे नाते रिश्तेदारों तथा उनके सहोदरों ने ऐसा प्राचीर खड़ा कर दिया था जिसमें गिरिराज की घुटी चीखें गूंजती रहीं, वांछनाओं की पूर्ति उन्हें लहूलुहान करती रही। परवारी जन तथा आत्मीय संबंधी अपनी आकांक्षाओं के बीज उनके इर्द गिर्द बोआते और शूलों की घनेरी फसल गिरिराज काटते रह जाते। अपनी 2 बेटियों का दायित्व था उन पर, लेकिन उनके अपने ही उसको अनदेखा कर उनसे मिलने वाले लाभों की गिद्ध दृष्टि से तीखते रहते। पिता की मृत्यु उनके बंगले पर ही हुई थी, बरसी गांव में होनी थी। दद्दा जिनके यहाँ न्योते बुलावे में गए थे, उन्हें तो एक वक्त खिलाना लाजमी था। गिरिराज तभी गांव गए थे, बहुत दिन बाद। गांव के स्वागत सत्कार को देखकर वे हतप्रभ रह गए, जैसे वे जिलाधीश नहीं, देश के प्रधानमंत्री हों। चारों ओर से शाबाशी और जयघोष का निनाद, प्रशंसा के असंख्य तमगे, फूलमालाओं से स्वागत सत्कार। एक बार को तो गदगद हो उठे। तनावपूर्ण परिवेश से छिटक आने का अपूर्व सुख उनके चिंताग्रस्त कटे छिले मन को नरमाई से सहला गया। भैया, तुमने अपने गांव को नाम बड़ो ऊंचो कियो, शीश उठाए के चल रहे हैं भैया हम। बाप सुखी हैं कि परम धाम को गए हैं। गिरिराज चुप बैठ के प्रशंसा का अमृत पीते रहे, विभोर होते रहे। अब जा रघुराज की छोरी के ब्याह की चिंता करो। काऊ गरीब के घर ब्याह दोगे तो तिहारी इज्जत जाएगी। पुण्य को काम है भैया, मरे बाप की आत्मा निरापित करो। स्तुति का उफान यकायक बैठ गया। अप्रत्याशित प्रस्ताव पर एक बार तो गिरिराज चौंक उठे। ये जिम्मेदारी उनकी क्यों? पर गांव के लोग तो एक ही स्वर में निरंतर आलाप कर रहे थे, विवश गिरिराज। इसी तरह तो बंटवारे के समय थोड़ी सी खेती है, जामे से का बांट के ले जाओगे? जा रघुराज के बालक पल जाएंगे। तुम्हें जरूरत हु का है बित्ते भर खेत की? बच्चे तो हैं, जिम्मेदारी मेरी भी तो है। गिरिराज ने 2 बेटियों को लेकर प्रतिवाद किया था। अरे छोरी है, पराए घर की अमानत, अपने भैया से लेकर किसी दूसरे को, जवाई को। चारों ओर से एक ही स्वर, उनकी अब तक की धारणा पर पानी सा फिर रहा था। चुप रह गए गिरिराज, उठ खड़े हुए, पर जिधर भी गए रघु भैया की बेटी के ब्याह का ज्वलंत प्रश्न हर गली से निकलकर हर मोड़ पर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता। हर जगह यही एक संदेश। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सभी लोग रघु भैया के पैरोकार, उन्हीं के हमदर्द। अपने ही गांव की गलियां कैसा दुम्हाती व्यवहार करने में लगी थीं। वे झुंझला उठे, मेरे पास कहाँ से आया इतना पैसा? वाक्य अधूरा ही रह गया तब तक। तुम्हारे लिए छोरी को ब्याह बाएं हाथ को खेल है। जितना ब्याह में खर्च करोगे उतना तो सैल सपाटे में। बिना सोचे विचारे फेंका गया वाक्य गिरिराज के कलेजे में बर्छी सा ठुक गया। अब तक अपने वेतन का अधिकांश घर की बदहाली संभालने और भाई बहनों के दायित्व से ऋण होने में होम करते रहे। पिता की गुहार पर लुट जाने को तत्पर हुए भागते रहे। अम्मा के कहे बोलों का पूर्णतः पालन करना अपना धर्म समझते रहे। स्तर बनाए रखने को लोग अय्याशी समझ रहे हैं। पद की गरिमा तो रखनी ही पड़ती है। फटेहाल रहकर प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। कैसे समझाते हुए किसी को? तुम जिले के मालिक हो गिरिराज, कलेक्टर के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हल सकता भैया। बहुतेरी आमदनी ऊपर की होएगी, अपने मुंह से थोड़े ही बताए दोगे। गिरिराज को उम्मीद थी कि यह बात सुननी पड़ेगी उन्हें, फिर भी आश्चर्यजनक खेद हुआ और बेहद हताशा भी। कहाँ कमी रह गई और क्या करते गिरिराज? घर से जब भी दद्दा की मांग उन तक पहुंची, वे स्वयं अभाव झेल कर पिता के बोझ को हल्का करने का प्रयत्न करते रहे। बैल भैंस की खरीद से लेकर रहट मजदूरों के लिए पैसा भेजते रहे। बिरजू की पढ़ाई में कतई अड़चन नहीं आने दी। चकबंदी में ऊसर बंजरों की जगह अच्छे उपजाऊ खेत दद्दा को गिरिराज के पद ओहदे को परख रखकर चकबंदी अफसर ने दिए थे। बाद में अपने बेटे को सीमेंट की एजेंसी दिलवाने के लिए गिरिराज के बंगले पर धरना दिए रहा था। कैसे कैसे उबरे, उनका आहत मन ही जानता है। ये अनाप शनाप पैसा होता तो दद्दा असंतुष्ट रहते, सरोज के ब्याह पर खिन्न उदास होते। क्या करें गिरिराज? क्या चाहते हैं गांव के लोग, उनके संबंधी, रघु भैया, फूफा? यही कि बेईमानी करें, रिश्वत लेने लगें, भ्रष्टाचार का जाल फैला दें। छी, इतना निकृष्ट हो जाने के लिए ही उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। जमीर बेच देने का विकट भयानक संताप, असंभव। गिरिराज ऐसा कैसे करें? ये तो उनके वश की बात नहीं। हेमंती ने जिस प्रतिमा को मन में बसाया था, अम्मा ने जिस गिरिराज की कल्पना की थी, वो खंड खंड क्या बच रहेगा उनके भीतर?
किसी न किसी प्रकार वे भतीजी की शादी में सहायक हुए थे। सामान, साड़ी, सूट, घड़ी आदि लेकर गांव को रवाना हुए थे। सब कुछ अपने कंधों पर धरकर निपटाया था, ढोया था। चलते समय रघु भैया ने दावत और अलमारी, फ्रिज आदि का बिल गिरिराज को पकड़ा दिया। मेरे बस की बात नहीं है गिरिराज, इनका हिसाब तो। सुनकर क्या कह पाए वे। शब्दों की तड़कन गले में ही फंसी रह गई। नाते रिश्तेदारों के सम्मुख हंसी खुशी के खोखले बांस पर टंगे रहे। बाद में वाहवाही के पदक मिले, मन छलनी होता रहा। सुमन ने पहली बार चुभने वाली बात कह डाली, इन दोनों लड़कियों को धतूरा पिला दो तो मैं भी चैन से बैठ सकूं। पल्ला झाड़ कर बैठ गए हो, स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं, कब दगा दे जाए। घर परिवार साधने से ही फुर्सत नहीं तुम्हें। वे सुमन को धीरज बंधाते रहे। ऐसी हल्की बात कहने पर उसे धिक्कारते रहे और ईश्वर को अपना रक्षक घोषित करते हुए स्वयं अंदर ही अंदर भयभीत दहलते रहे। गांव से शादी में से लौटे कुछ अधिक दिन नहीं बीते थे। उस सुबह चचेरा भाई आ गया। गिरिराज के सुबह सुबह मिलने की निश्चित संभावना के साथ वो एक पहर रात रहते ही गांव से चल दिया था। बेटे की नौकरी के सवाल पर इतना जागरूक रहना उसे आवश्यक लगा। गिरिराज मिल गए। उसका श्रम सुखारत हुआ। अपने आशय को विनीत भाव से प्रकट कर दिया। गिरिराज दबी जुबान से अपनी मजबूरी समझाना चाहते थे, अपनी सीमाओं के दायरे उसे दिखाने लगे थे, लेकिन वो, तुम चाहो और नौकरी न लगे, तालिबे किसी बात कर रहे हो भैया। गिरिराज अंदर ही अंदर धधक उठे। आत्मा जलने लगी। क्यों नहीं समझना चाहता कोई। सिलसिला जारी रहा। कर्तव्यों की इतश्री नहीं आई। कर्तव्यों का दुर्भेद्य व्यू उन्हें अपनी चपेट में लपेटता जा रहा था। गांव और सीमावर्ती इलाका उनकी सिफारिश की बैसाखियों से दुर्गम पर्वत शिखर फलांगने की सोच रहा था। उनकी ओहदेदार कुर्सी हर प्रकार की आकांक्षा के लिए कल्पतरु थी। रघु भैया की अनगिनत पारिवारिक समस्याएं, बिरजू की जुबान से मकान आवंटित कराने में हेरफेर की मंशा, बहनोई की क्रैशर लगाने की आकांक्षा, सब अपनों के दंश थे। गिरिराज कराहते किसके सामने। साथी सहकर्मी पदोन्नत की सीढ़ियां लांग रहे थे। गिरिराज दंगेग्रस्त उजाड़ शहर के जिलाधीश बने आंसू, गैस और हवाई फायरों के बीच भागे फिर रहे थे। क्षेत्र की अराजकता से अकेले ही युद्ध कर रहे थे। राजनैतिक दबावों की जकड़न उनकी गर्दन पर निरंतर कसावट कड़ी करती जा रही थी। राजनेताओं के कोणों से बरसते प्रश्न, बनेले बाग किसी झपट्टा मार घुड़कियों, धमकियों के आक्रामक रुख। इस क्षेत्र की ऐसी हालत, चुनाव आने को है, पार्टी की हालत पतली है, क्या होगा। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर गिरिराज शर्मा। सूखाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते करते गिरिराज हाँफ उठते। आए दिन हुए तबादलों से मिले अपमान पर अपरिमित क्षोभ था उन्हें, पर क्या करते वे। सगे संबंधियों के स्वार्थपरक कर्मों ने क्षेत्र भर में बदनाम कर दिया। वे अपने नैतिक बल और भ्रष्टाचार विरोध का ध्वज लहराते अपने ही अफसरों के कोपभाजन बने हुए थे। बड़ी नैतिकता की बातें बघाड़ता है गिरिराज शर्मा। भाई भतीजावाद में माहिर है साला। किसी का क्रोध यूं निकलता तो कोई व्यंग में छिड़क देता अपना कोप। अकेला ही खाने में विश्वास रखता है, मिल बांट कर खाना नहीं चाहता। यह समय चक्र था चलने के लिए। गिरिराज के जीवन की हंसी खुशी उमंगों तरंगों को काटता छीलता। झेलने की प्रक्रिया उनकी शिराओं में खून के थक्के जमा देती। गिरिराज की मेहनत करके कुछ बन जाने की अदम्य कामना लुटी पिटी सी शोषित होती रही। साफ सुथरा नैतिक जीवन निंदा और भ्रष्टाचार के सड़े नाले में जा गिरा। चापलूसी की डेरों में उनके जयघोष का तुमुलनाद बज रहा था निरंतर, जिसमें उनके रक्तचाप की उच्च ध्वनि विलीन होती जा रही। सांसें उखड़ती नहीं। वे भागते रहे, हाँफते रहे। चुनाव अभियान जोरों पर था। क्षेत्र के दौरे के बाद किसी मीटिंग में भाग लिया था गिरिराज ने। यकायक सांसों के आने जाने में रुकावट होने लगी। अंग अंग खून निचुड़ जाने जैसा बेदम हो गया। गाड़ी से बड़ी मुश्किल में उतर पाए। ड्राइवर सहारा देता हुआ द्वार तक लाया। दरबान द्वार खोले खड़ा था। ड्राइंग रूम में वे शरीर ढीला छोड़कर आराम से बैठ गए। सुमन बाजार से अभी तक लौट नहीं पाई थी। नौकर अपने साहब के लिए चाय तैयार करने लगा। गिरिराज ने प्रयत्नपूर्वक अपना बैग खोला। उसमें से कई प्रकार की छोटी बड़ी गोलियां निकालकर हथेली पर जमा ली। पानी लाने को आवाज़ देना चाहते थे। अचानक उन्हें लगा पूरा शरीर सुन्न हुआ जा रहा है। वे बोलने की ताकत नहीं जुटा पाए। द्वार की घंटी बजी। द्वार खुला था। आगंतुक बेहिचक भीतर चले आए। आने वाले रघु भैया और उनका मंझला बेटा था। अपना थैला एक ओर को धर के रघु भैया गिरिराज के समीप वाले सोफा कुर्सी पर बैठ गए। लड़के ने चाचा के पांव छूकर प्रणाम किया। गिरिराज भाई की ओर चुपचाप देखते रहे। एकटक रघुराज ने उनके समक्ष अपने आने का आशय उगल दिया। गिरिराज,
बड़े को तो तूने लगवा दिया, पर इसकी तो तूने साफ मना कर दी। कोई बात नहीं, अब मैंने ही एक जगह बात कर ली है, 20,000 मांगते हैं, काम हो जाएगा। तो इंतजाम कर दे तो इसकी जिंदगी। रघु भैया की इच्छा कांच के किर्च की तरह कानों में धंसकर हलक से होती हुई हृदय में प्रवेश कर गई। चिरती चली गई भीतरी परतें, लहूलुहान हो गया अंतस और बुरी तरह बिलबिला उठी समूची देह। कब तक, आखिर कब तक? अनायासी हथेली पर रखी गोलियां मुट्ठी में कस गईं। वे पूरा दम लगाकर चीखे, दरबान, बाहर निकालो इन बेईमानों को, निकालो अभी, आइंदा कभी द्वार के भीतर नहीं। उन्होंने अपना सिर सोफे की पीठ पर टेक लिया और भाई का उठकर चले जाना शांत भाव से देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी सफ़र के बीच। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।